बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं सही में। वो कुछ ऐसी चीजें करने की जिद करते हैं जिन चीजों से उनको फिजिकली हार्म हो सकता है, पर वो मानते ही नहीं है, जिद करते हैं और हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे ऊपर ही हावी हो जाते हैं। अब जब वो बच्चा बात कर रहा है तब हम उसके सर पे हाथ घुमा दे, उसकी पीठ पे हाथ घुमा दे और उस तरीके से हम डाइवर्ट कर दें। यू विल सी कि बच्चा वो पूरा 4 दिन या 5 दिन जितना भी बच्चा है ही विल बी हैप्पी। फूड एडिक्शन बड़ा हो जाता है। ये फूड एडिक्शन को कैसे रोका जा सकता है? दैट कैन बी दी फ्राइडे इवनिंग, दैट कैन बी दी सैटरडे इवनिंग, दैट कैन बी दी संडे इवनिंग। जो दिन आपको मे बी जंक फूड खाना है या पिज्जा खाना है या कोई भी चीज वस्तु खाने की आपको इच्छा है, वो वीक में ये दिन मिलेगी और वो भी 5 साल के बाद। जैसे ही बड़े होते हैं हम फोर्सफुली उसके नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, हम कंपटीशन की भावना उसके अंदर डाल देते हैं कि वो उसका बेटा इतना अच्छा पढ़ रहा है, इसका बेटा उतना अच्छा पढ़ रहा है। आपका बच्चा हैंडराइटिंग में रौनक की तरह हो जाए, मैथमेटिक्स में रीना की तरह हो जाए, तो क्या बच्चा ओरिजिनल रहा कि 4 लोगों का डुप्लीकेट कॉपी बन गया? एंड ये डुप्लीकेट बच्चा जब मार्केट में जाएगा ना, नमस्कार दोस्तों, एक और एपिसोड चित्रे सोनी पॉडकास्ट पे मैं लेके आया हूं। तो आज के पॉडकास्ट में मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत अच्छे मित्र और मेरे मेंटर परीक्षित जुबनपुत्रा जी का। परीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि आज हम साथ में बैठते हुए काफी गुफ्तगू करने वाले हैं पेरेंटिंग के बारे में। वैसे तो परीक्षित जी आपसे मैंने बहुत 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 सीखा है और मैं सच बता रहा हूँ परीक्षित जी, बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो आपकी एडवाइस रही, उस एडवाइस से मैंने 2 साल अपने जीवन के सबसे बेहतरीन सालों में, मतलब मैंने 41 ईयर्स की एज में यदि कोई मुझसे पूछे कि आपके 2 सबसे अच्छे साल कौन से हैं जीवन के, तो मैं बोलूंगा 40 और 41 वाला, बच्चे के साथ वाले। वाह, वंडरफुल। जब से उसने पप्पा पप्पा बोलना शुरू किया तब से मैंने 5 दिन काम करना शुरू किया और 25 दिन घर पे रहना शुरू किया। इसके पहले मैं 25-25, 30-30 दिन लगातार काम करता था, विदाउट संडे, विदाउट एनी फेलियर, और 12-15 घंटे काम करता था। और उस समय पे भी मैं वही पैसा कमाता था जो आज 5 दिन काम करके कमा रहा हूँ, और शायद 5 दिन में मैं ज्यादा कमाने लगा हूँ। तो उसके पीछे का कारण मुझे यही लगा कि जो समय मैंने अपने क्वालिटी टाइम अपने बेटे के साथ स्पेंड किया, उसमें मेरी समझ अच्छी हुई। वैसे तो गेस्ट ज्यादा बात करते हैं, पर मैं क्योंकि बहुत इमोशनल हूँ इस पॉडकास्ट को लेके, तो मैं कुछ बातें पहले, जिससे आप समझ पाओ कि ये पॉडकास्ट का आपके लिए क्यों जरूरी है। मैंने अपने बेटे से सीखा पेशेंस, मैंने अपने बेटे से सीखा डिसिप्लिन, उसकी अपब्रिंगिंग में पेशेंस सीखा। मैंने अपने बेटे से सीखा कि जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, जिद करते रहो। ये मैंने अपने बेटे से सीखा। तो ऐसी कुछ लर्निंग ऐसी थी जो उसने मुझे सिखा दी एट द एज ऑफ 3, जो मैं उसकी परवरिश करते करते सीख गया। मुझे लगता है बच्चों के साथ नंबर 1 प्रेजेंट में रहना। आई थिंक मुझे लगता है सबसे बेस्ट, यदि हम भी जब भी प्रेजेंट में होते वो तभी होते जब बच्चों के साथ होते हैं। तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है सर, क्योंकि लोग या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर की एंजाइटी में परेशान है, प्रेजेंट में है ही नहीं। और बच्चे के साथ जब रहते हैं तो इतना अटेंटिव रहते हैं कि प्रेजेंट रहे बिना काम हो ही नहीं सकता। फुल माइंडफुलनेस होती है, फुल प्रेजेंट होते हैं, फुल हैप्पीनेस वाला मोमेंट होता है। तो यही हैप्पीनेस इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबको आज हम देना चाहते हैं। तो परीक्षित जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब हमारी अपब्रिंगिंग हुई तो हम लोगों के लिए एक ही औषधि काम करती थी, माता पिता की, झापड़। हम पढ़ाई नहीं करते थे तो झापड़, हम जवाब देते थे तो झापड़, हम जवाब नहीं देते थे तो झापड़, हम रोते थे तो झापड़, यदि पिटने के बाद नहीं रोते थे तो भी झापड़, बहुत ढीठ हो गया, बहुत बेशरम हो गया, उसको कोई असर नहीं होता है। पर आज की परवरिश में, आज की पेरेंटिंग में आप जैसे जो कोचेस हैं वो रिकमेंड करते हैं कि बच्चों के ऊपर ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट रुके। ये लॉजिक को थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहता हूँ कि क्या बच्चों की परवरिश स्ट्रिक्ट होके करनी चाहिए या बच्चों की परवरिश एकदम लीनियंट होके करनी चाहिए? इसको 2 तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहला कि हमारे समय पे काइंड ऑफ जो मार पड़ती थी, हर छोटी-छोटी चीज़, मुझे, आपको, हर किसी को मार पड़ी है, मुर्गा बन गए हैं, वो हमें नॉर्मल लगता था। क्यों पता है? 2 चीज़ थी। नंबर 1 कि मुझे 2 थप्पड़ पड़ी तो बाजू वाले को 4 पड़ी होती थी। उसके बाजू वाला बोलता था आज तो अपनी हैट्रिक हो गई या कुछ ना कुछ। तो माने सारे बच्चे वैसे थे, तो वो कॉमन चीज़ थी, नंबर 1। नंबर 2, उस समय पे मे बी शायद हमें मार पड़ी और ज़्यादातर लोगों को वैसा लगता है कि उसके कारण हम डिसिप्लिन में रहे, उसके कारण हम सफल हुए। पर माय क्वेश्चन टू यू इज, वो पापा जिन्होंने बहुत ज़्यादा मार मारी थी, वो पापा आज जब आप बड़े हो गए, वो आप जब इंडिपेंडेंट हो गए ना, उसके बाद में वो पापा को आपने कितनी बार जादू की झप्पी दी है?
वो पापा के साथ शायद अमन्या होगी, रिस्पेक्ट होगा, एंड रिस्पेक्ट विथ फियर होगा। क्या मे बी शायद वो बच्चे जिनको बचपन में बहुत मार पड़ी थी, उनको जब मौका मिलता है अब्रॉड जाते हैं, वापस लौट के कभी नहीं आते। सो ये सारे वैसे एस्पेक्ट्स है कि जो उस समय पे, क्योंकि आसपास में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, हम भी एंजॉय कर रहे थे, और एंजॉय करने के लिए उस समय पे मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम था ही नहीं, तो हम यही बातों से मज़े लेते थे। बट डाउन द डीप डाउन वो जो स्कार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो व्यक्ति के साथ, इधर वो पापा हो सकते हैं, इधर वो टीचर हो सकते हैं, वहाँ पर जो बॉन्ड, लव, केयर, सिंपैथी, एम्पैथी वो जो बननी चाहिए, वो समहाउ कभी डेवलप नहीं होगी। एंड इसीलिए मे बी शायद उस समय पे 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे थे, तो यदि आज मार पड़ी, वो 3-4 बच्चे आपस में बांट लेते थे, शेयर कर लेते थे, हंस लेते थे, तो शायद चल गया, मैं बोलूँ कि चल गया। बट आज एक बच्चा है या हार्डली 2 बच्चे हैं, अब ना उनके पास वो शेयरिंग के लिए और कोई है ही नहीं। एंड नाउ नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस समय पे इंडस्ट्रियल एज था, जहां पर हमें एक ही काम करे, बार बार करे, लगातार करे, वैसे लोगों की जरूरत थी, क्योंकि बदलाव 50 साल में एक बार आता था। ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर टीवी होना, राइट, 50 साल के बाद होता था। नाउ 250 साल वॉज द इंडस्ट्रियल एज, लास्ट 25 साल वॉज द इंफॉर्मेशन एज। सो इंडस्ट्रियल एज में जो 250 साल में बदलाव आया, उतना लास्ट 25 साल में आया, ज्यादा आ गया सर, राइट। अब ना वो जो 25 साल में था, वो 2025 के शुरुआत में ही इनोवेशन एज शुरू हुआ। सो इंडस्ट्रियल जो धीमा धीमा था, होले होले था, वहाँ पर मार खाई, हार्डवर्क करा, डिसिप्लिन डेवलप किया, 10 साल में सफलता मिलती थी, चलता था, क्योंकि मार्केट 50 साल तक वो सेम काम करने वाला था। इंफॉर्मेशन एज में हमने देखा कि थोड़ा सा हसल कल्चर डेवलप हुआ, क्योंकि 5 या 7 साल के अंदर चीज़ें बदलती थी। नाउ इन द टाइम ऑफ इनोवेशन एज, मे बी शायद मैं कहना चाहता हूँ हर 2 साल में, हर 1 साल में, हर 6-6 महीने में चीज़ें बदल रही है। वैसे सिचुएशन में यदि हमने बच्चे को मारा, बच्चे पे हाथ उठाया, बच्चे से हम इमोशनली दूर चले गए, तो 6 महीने में बच्चा जो पिछड़ गया, वो शायद पहले के समय में बच्चा जो 20 साल पिछड़ जाएगा, उससे ज़्यादा नुकसान होगा बच्चे को, मेंटली, साइकोलॉजिकली, मे बी फाइनेंशियली एज वेल। बहुत गहरी बात सर। इसलिए हमें समय बदल गया है, अब पेरेंटिंग भी बदलना ही पड़ेगा। बहुत गहरी बात सर, मतलब आपने इसको इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया ना, कि उस समय यदि पिछड़ा था तो शायद 5-10 साल बाद भी होता तो चल जाता, पर आज तो वो 6 महीने भी पिछड़ गया तो शायद पहले वाले 10 साल से भी ज़्यादा पिछड़ जाएगा। और उसको आपने जिस सादगी से समझाया कि पहले के समय में और आज के समय में क्या फ़र्क है, तो मेरा भी एकदम क्लैरिटी आ गई। सर बहुत सारे लोग आज भी ऐसा बोलते हैं, जब जैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात करूँगा आज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चित्रेश भाई अब आपका बेटा 3 साल का हो गया, इसको स्कूल भेजना ही चाहिए। और मुझे आपकी एक बात याद है कि आपने एक बार बोला था कि जब तक बच्चा 7 साल का नहीं होता उसको कलम पढ़ उसके हाथ में देनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो परीक्षित भाई, मेरे अंदर 2 डर होते हैं। एक होता है कि क्या सच में ऐसा है कि मैं बच्चे को आज की एज में, अभी 3 साल में यदि उसको स्कूल नहीं भेज रहा हूँ तो कहीं वो बाकी दुनिया से कॉम्पिटिटर पीछे न रह जाए। और दूसरा कि यदि मैं उसको आज 3 साल में स्कूल नहीं भेज रहा हूँ तो जो उसकी हैबिट्स हैं, अर्ली मॉर्निंग उठना, डिसिप्लिन में, वो कहीं उसकी मिस तो नहीं हो जाएगी। तो इसमें मुझे आपका गाइडेंस चाहिए। 2 चीज़ कहना चाहूँगा। जैसे फिनलैंड है, जो पेरेंटिंग को लेकर में भी शायद नंबर 1 कंट्री कहा जा सकता है। हैप्पीनेस में भी नंबर 1 हैप्पीनेस के अंदर भी। वहाँ पर 7 साल से पहले बच्चों का एडमिशन होता ही नहीं। होता ही नहीं है। राइट, एंड 1970 और समथिंग, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, वहाँ पर से डिसाइड किया गया था कि कोई भी बच्चे पे वहाँ पर हाथ नहीं उठेगा। एंड तब उस समय पे प्रोटेस्ट हुए थे, उस समय पे ढेर सारे लोगों ने कहा था कि यदि हम बच्चों को नहीं मारेंगे तो बच्चे ढीठ हो जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे खराब हो जाएंगे। बट एट द वेरी सेम टाइम वो लास्ट 50-60 सालों के अंदर वो कंट्री इनोवेशन के अंदर अच्छा काम कर रहा है, वो कंट्री हैप्पीनेस के अंदर अच्छा काम कर रहा है, लोगों की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस दोनों पैरेलल चल रही है। लास्ट 50 साल पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि हम बच्चों पे हाथ नहीं उठाएंगे, और 50 सालों के अंदर रिजल्ट देखने को मिले हैं। सो वेरी फर्स्ट, फिनलैंड, डेनमार्क ही नंबर 1 नंबर 1, यस यस, राइट। तो
अब नाउ हम उनकी बात को फॉलो करें तो 7 साल तक एक्चुअली नहीं ही होना चाहिए, राइट? बट बाकी की ये मे बी स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर तो पहले मातृभाषा में ही एजुकेशन मिलता है। मे बी आप जर्मन चले जाए, कोई भी फ्रेंच या कहीं पर भी, वो इंग्लिश तो बाद में सीखते हैं, पहले अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर मे बी हिंदी बंदा है या पंजाबी बंदा है, वो अपने बच्चे को पंजाबी स्कूल में डालने से डरता है और उसकी जगह पर इंग्लिश में डालना चाहता है। सो नाउ जो आपका सवाल था कि 7 साल से पहले बच्चे को पेन पकड़ाया नहीं, तो यस, जितना ना पकड़ाए उतना सबसे बेस्ट है। बट यस, बच्चा अपने आप कुछ ड्राइंग करना चाहता है, दीवारों पे कुछ लिखना चाहता है, वो फ्रीडम होना चाहिए। बट फोर्सफुली कि तू ये लिख, तेरे हैंडराइटिंग सुधार, कर्सिव हैंडराइटिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों पे हमें फोर्स कदापि नहीं करना चाहिए। अच्छा, नाउ अभी बात करते हैं स्कूलिंग की। तो सपोज आज क्योंकि सारे लोग रख रहे हैं तो हमने भी हो सके उतना, क्योंकि बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए भी जूनियर सीनियर वगैरह कंप्लीट करना पड़ता है, तो हमने 4 साल तक हो सके उतना हमने पीछे खींचा और उसके बाद में एडमिशन अध्याय का करवाया। एंड नंबर 2 मे बी अभी वो सेकेंड स्टैंडर्ड में आया, अभी तक वो पढ़े या वो लिखे उसके ऊपर हमने फोकस ही नहीं किया। अभी तक हमारा जो फोकस है उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट और खास करके फिजिकल डेवलपमेंट, नंबर 2 इमोशनल डेवलपमेंट, नंबर 3 स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। पहले जो 7 साल है वो बच्चे के ये 3 डेवलपमेंट के लिए है कि बच्चा मे बी शायद पेन नहीं पकड़ेगा तो चलेगा, बट वो बॉल पकड़ना चाहिए और बॉल फेंकना चाहिए, वो क्रिकेट खेलना चाहिए, वो चीज़ों के साथ मिट्टी के अंदर खेलना चाहिए। वो एक साथ में बैठ के होमवर्क नहीं करेगा चलेगा, बट मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर वो 3 घंटा खेलेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो तो उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा जितना वो यूनिवर्स के साथ, या तो मैं कहूँगा अर्थ एलिमेंट के साथ वो कनेक्टेड रहेगा। बहुत बढ़िया। परीक्षित जी ने जो एक बात बोली उससे मुझे कुछ याद भी आया कि अभी हमारे आदि भाई ने आपके साथ एवरेस्ट बेस कैंप किया 8 साल की एज से 8 पहले। साल की एज में, मतलब जो लोग 40 साल, अब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, 40 साल में भी हिम्मत नहीं करते हैं बेस कैंप में जाने की, वो आपने आदि को 8 साल की एज में करा दिया। ये सर रियल एग्जाम्पल है मेंटल टफनेस का, स्पिरिचुअल कोशेंट इम्प्रूव करने का, इमोशनल कोशेंट इम्प्रूव करने का, रियल वो किया। इतनी हिम्मत कैसे आई आप में कि 8 साल के बच्चे को एवरेस्ट बेस कैंप तक लेके जाएं? इनफैक्ट इससे पहले मैंने और मेघा ने कॉन्शियस एफर्ट डाला हुआ था फर्स्ट 7 ईयर्स, कि जहाँ पर हमने हमारा पूरा बिजनेस और जो काम है वो सारा हमने कंपैरेटिवली 70-80% बंद कर दिया था। तो वी वर ऑन सर्वाइवल मोड कि कंपनी चलाने के लिए जो जितना मिनिमम खर्च की जरूरत है उतना हो गया, फिर इज ओके, उससे ज्यादा हम एफर्ट नहीं डालेंगे। वहां पर मैंने और मेघा ने कॉन्शियस एफर्ट डाला हुआ था कि जहां पर मे बी उसको पहाड़ों पे लेके जाना, जंगल में लेके जाना, वैसे एक्सपीरियंसेस उसकी एवरी बर्थडे में हम करते थे एटलीस्ट 10 से 12 दिन के लिए। सो उसका 3rd बर्थडे था जो केदारनाथ पे था। बहुत बढ़िया। मे बी 4, 5, 6, 7 ईयर्स तक वो 4 बार बद्री केदारनाथ हो चुका था। सो जनरली लोग पूरे जिंदगी में 4 बार नहीं जा पाते, एक बार। तो 7 साल से पहले उसका 4 बार कंप्लीट हो गया था। एंड नाउ वी वर लाइक कि इस बार क्या कुछ नया करें, एंड तभी पता चला कि चलो एवरेस्ट बेस कैंप कर सकते हैं और वहां पर बच्चों को लेके जाना अलाउड है। तो फिर सोचा कि चलो कोशिश करते हैं, एंड वी आर वेरी मच हैप्पी कि अध्याय ने वो अच्छे से पूरा किया। एंड इनफैक्ट जितने भी गोरे वहां पर सबसे ज्यादा आते हैं ट्रैकिंग के लिए, वो सभी लोग आदि और आरव दोनों थे, दोनों के साथ वो फोटो खींचते थे, सेल्फी लेते थे। एंड वो कहते थे कि ज्यादातर मम्मी पापा अपने बच्चों को लेकर नहीं आते, एंड लगता है कि आप अच्छे हो इसलिए बच्चों को लेकर आते हो। तो मैं उनको जवाब देता था, इट इज नो, हम बच्चों को लेकर नहीं आए हैं, बच्चे हमें लेकर आए हैं। एक्चुअली जब हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, उसके अंदर हमें भी ढेर सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। एंड एज यू सेड कि लाइक कान्हा के साथ रहते हुए आपने भी ढेर सारी क्वालिटीज सीखी। तो 7 साल आदि के साथ ज्यादा समय बिताते हुए हमारे अंदर भी ऐसी ढेर सारी क्वालिटीज डेवलप हो गई, जो मुझे लगता है वो शायद 200, 500, 1000 करोड़ रुपए खर्च करके भी वो क्वालिटीज नहीं आ पाती। एग्रीड सर। सो मुझे लगता है कि हमने आदि को नहीं करवाया है, आदि ने सब कुछ हमें करवाया है। सर एक चीज और इस एज में जो फील होती है, बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं इस एज में, उनको खुद को अपना अच्छा बुरा तो मालूम नहीं होता है। वो कुछ ऐसी चीजें करने की जिद करते हैं जिन चीजों से उनको फिजिकली हार्म हो सकता है, चोट लग सकती है, पर वो मानते ही नहीं है, जिद करते हैं और हम रोकने की कोशिश करते हैं।
तो वो हमारे ऊपर ही हावी हो जाते हैं, हमें पीट देते हैं। तो ऐसी स्थिति को कैसे हैंडल करे एक पेरेंट्स? पहला कि बच्चा जब जिद करता है तो जिद साइकोलॉजिकली अकेली कभी नहीं टिकती। माने बच्चे की जिद है कि मुझे ये चाहिए, वो तभी टिकेगी जब उसके सामने और एक बड़े व्यक्ति की जिद है कि मैं तुझे नहीं दिलाऊंगा। गुस्सा तभी टिकेगा जब सामने वाला भी गुस्सा कर रहा है। प्यार तभी टिकेगा जब सामने वाला भी प्यार करेगा। अदरवाइज 6 महीना 8 महीना साल में वो फिर प्यार फेडअप हो जाएगा। सेम में बच्चे की जिद तभी है जब मम्मी या पापा या और कोई बड़े व्यक्ति की जिद है कि ये तुझे नहीं ही दिलाएंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल। बच्चा जब भी जैसे कोई चीज वस्तु को लेकर उसने ये चीज देखी और बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, वी नो कि अभी उसको कफ है, उसको खांसी हो सकती है, सर्दी या जुकाम या बुखार समथिंग कुछ हो सकता है, उसके लिए नहीं है। तो पहला हम वहां पर बच्चे को डाइवर्ट कर दें, कोई कहानी में, कोई खेल में और कोई बात में। सो पहला हमारा रूल ये होना चाहिए कि बच्चे को वहां से हम डाइवर्ट करें। उसने कहा ये दो और हम कहेंगे नहीं दूंगे, तो बच्चे की डिमांड और ज्यादा बड़ी होती जाएगी और फिर आउट ऑफ लव फिर हमें वो दे देना पड़ता है। इंस्टेड हम यहाँ से उसका ध्यान यहाँ पर ले जाए, वहां पर ले जाए। जैसे हम छोटे थे, खाना नहीं खाते थे, चंदा मामा करके जैसे ऊपर देखा वो मुंह में निवाला डाल देते थे। अभी वो सलमान मामा आ गए, राइट? टीवी देखते देखते बच्चे खा लेते हैं। तो जस्ट हमें क्या करना है, बच्चे से बात करते हुए उसको डाइवर्ट करना है। रूल नंबर 1, जब भी बच्चा मे बी शायद गुस्सा कर रहा है या हाथ उठा रहा है, क्यों? 2 चीज है। पहला कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना उसको पता ही नहीं, राइट? अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। जैसे एज ए एडल्ट हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हमने भी तो बचपन में भी शायद मम्मी के ऊपर गुस्सा किया है, कभी टीचर के ऊपर गुस्सा किया, बट वहाँ कहीं से पनिशमेंट मिली, कहीं से डांट पड़ी, कहीं पे हमने गुस्से करने पे 3 थप्पड़ पड़ी, फिर समझ में आया कि नहीं, बड़ों के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना ये होता है। अभी आज के बच्चे का वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो इसीलिए वो बच्चा जब अपने इमोशन को, नेगेटिव इमोशंस को जब वो रिलीज कर रहा है, तो मैं 2 चीज़ करो। जब हमने अध्याय के साथ भी ये सेम चीज़ करा था कि वो जब रोएगा बच्चा और जिद करेगा, पैर पछाड़ेगा या तो हम पे हाथ उठाएगा, मैं कहूँगा बेटा आप जो कह रहे हो ना वो पापा को समझ में ही नहीं आता है। आप क्योंकि चिल्ला के बात कर रहे हो, आप गुस्से में बात कर रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा बेटा। वाह। आप जो कह रहे हो, डू यू वांट कि पापा को समझ में आए? अब उसके इमोशन को डायरेक्शन मिल रही है। हाँ, अब उसका अब इमोशन क्या है कि मैं जो बोलूं वो पापा समझे। बच्चा बोलता है हाँ, अच्छा बेटा उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले आंखें साफ कर लो। नाउ थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ, मुझे ये चाहिए था, उसकी जगह आंखें साफ करनी है। नाउ वेरी गुड बेटा, लाओ एक घुट थोड़ा पानी पी लो। नाउ अब आप प्यार से स्माइल के साथ बोल के देखो तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। एंड अब जब वो बच्चा बात कर रहा है तब हम उसके सर पे हाथ घुमा दे, उसकी पीठ पे हाथ घुमा दे, एंड वो जो कहे वो ध्यान से सुने हम। और फिर अच्छा तुम्हें ये चाहिए था, अरे बेटा हमने तुम्हारे लिए एक्चुअली ना ये सरप्राइज प्लान किया था, संडे को है ना हम जब बाहर घूमने के लिए जाएंगे ना तो पापा ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। तुम अभी नहीं हो, अभी संडे की जगह नेक्स्ट संडे क्या मैं सोच रहा था, बट ये संडे को मैं तुम्हें दिला दूंगा, बट अब जिद मत करना, ओके? हाँ बोले संडे को मिल जाएगा ना, कोई बात नहीं, और ये तो सरप्राइज है, बट और किसी को बोलना मत, मम्मा को भी बोलना मत, मम्मा को भी पता नहीं है। सो नाउ जब हमने वो चीज़ को डाइवर्ट कर दी, और मे बी चॉकलेट है, आइसक्रीम है, कुछ भी ऐसी चीज़ है बच्चों को, या खिलौना है, 3-4 चीज़ में से बच्चे को कुछ है जो हम हफ्ते में एक बार तो दिलाने ही वाले हैं, तो हम जस्ट उसको खाली पोस्टपोन कर रहे हैं और उस तरीके से हम डाइवर्ट कर दें। यू विल सी कि बच्चा वो पूरा 4 दिन या 5 दिन जितना भी बच्चा है, ही विल बी हैप्पी। वो आएगा और बोलेगा सरप्राइज मैंने मम्मा को नहीं बोला है। बड़े बच्चों को समझाना वो लॉजिक से समझेंगे, छोटे बच्चे लव से समझेंगे। बड़े बच्चों को डील करो लॉजिक से, छोटे बच्चों को डील करो लव से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक चीज और, जो अभी आपने आइसक्रीम चॉकलेट की बात कही, उससे एक बात और मुझे जो कनेक्ट हो रही है, आजकल के बच्चों को फास्ट फूड एडिक्शन बड़ा हो जाता है। तो सर ये फूड एडिक्शन को कैसे रोका जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा हम इसको डिले कर पाए, पोस्टपोन कर पाए? सो पहली चीज कि जनरली पहले 5 साल में हम बर्थडे पार्टी अरेंज ही ना करें। ओके, बहुत बढ़िया, राइट? क्योंकि ज्यादातर मम्मी पापा तो पहले 2.5-3-4 साल तक, जब तक बच्चा मम्मी पापा के कंट्रोल में है, तब तक मम्मी पापा जंक फूड दे, वैसा सामने से ज्यादातर होता नहीं है 99.99% केस में। अब नाउ बच्चा ये सीखता कहाँ से? तो जब स्कूल चालू होगी,
एंड उसके क्लास में जब किसी भी बच्चे की बर्थडे होती है तो बच्चे क्या लेकर आते हैं, चॉकलेट ही लेकर आएंगे। नंबर 2, बच्चे की जब बर्थडे पार्टी होती है तो ज्यादातर क्या होता है, बोले पिज्जा है, फ्रेंच फ्राइज है, कोक वगैरह 4-4, 5-5 साल के छोटे बच्चों के लिए वो बर्थडे पार्टी में होता है। तो मैंने और मेघा ने कॉन्शियसली यही डिसाइड किया था कि फर्स्ट 5 to 6 years जब तक उसको कोई उसका दोस्त इनवाइट करे पर्सनली एंड वो उसको जवाब दे पाए कि हाँ मैं आऊँगा, तब तक हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे। इसलिए उसके सारे के सारे बर्थडे या तो पहाड़ों पे होते थे या तो जंगल में होते थे। तो 10 दिन 15 दिन हम उसके साथ वहीं पर होते थे और वहीं पर हम ही बर्थडे मना लेते थे, 3-4 लोग ही, फैमिली मेम्बर ही। बट नाउ जब स्कूल शुरू हुई उसके बाद में सिलसिला शुरू होगा। ज़्यादातर केस में जो बच्चे बाहर जाएंगे और दूसरे लोगों को खाते हुए देखेंगे और फिर होगा। सो नाउ जब ये चीज़ होती है तो हम 2 चीज़ पे ध्यान दें। नंबर 1 कि बच्चे को हम 100% उससे रोक पाएंगे, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बिकॉज बच्चा जब यूट्यूब देखता है तो ये जो सारी फूड की कंपनीज है, जो सारी फ्रेंचाइजी है, उनका मार्केटिंग का कैंपेन भी उस तरीके से चलता है। फूड का जो कलर है, पैकिंग का जो कलर है, वो भी ढेर सारे साइकोलॉजिकल रिसर्च के बाद आता है। अब मैं भी शायद आपको पता होगा कि जो बच्चे हैं, रेड कलर है, येलो कलर है, ये जो कलर है वो बच्चों को अट्रैक्ट करे। वो शेल्फ में, जैसे मॉल है तो शेल्फ में कौन सी हाइट पे होगा तो बच्चा वो देखकर जिद करेगा ही करेगा। वो सारी चीज़ों पे सर्वे किया जाता है, उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं जैसे कि वो और अरबों रुपए कमा ले, राइट। सो नाउ हम वहां पर बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं ही कर पाएंगे। बट हम एक नियम ध्यान में रखें, हफ्ते में एक दिन इज द फन डे। दैट कैन बी द फ्राइडे इवनिंग, दैट कैन बी द सैटरडे इवनिंग, दैट कैन बी द संडे इवनिंग। आपस में सब मिलकर डिसाइड करें कि बेटा जो दिन आपको मे बी जंक फूड खाना है या पिज्ज़ा खाना है या कोई भी चीज़ वस्तु खाने की आपको इच्छा है, वो वीक में ये दिन मिलेगी, और वो भी 5 साल के बाद में। उससे पहले हम हो सके उतना कंट्रोल करेंगे। 5 साल के बाद में वीक में हम एक दिन डिसाइड करेंगे। इनकेस बर्थडे पार्टी, फंक्शन, मैरिज ऐसा कुछ भी आता है तो वो दिन कंसिडर हम कर लेंगे एज अ फ्री डे और द फन डे। सो वो रूल हम पहले से बनाए। और मैंने ये देखा है कि बच्चों को हम बोलते हैं ना कि तुझे जंक फूड नहीं खाना, तो वो ज्यादा खाएगा। बट बेटा, हमारे घर का ये नियम है कि हम सब हफ्ते में एक बार ही जंक फूड खाते हैं। तो इंक्लूजन की लैंग्वेज है, वहां पर बच्चा चीज मानेगा। जैसे सेम स्क्रीन का भी होता है, तो हमारे घर में हमने नियम रखा है कि सुबह में 12:30 बजे से पहले टीवी चालू नहीं होगा। मे बी हॉलीडे है तो ज्यादातर लोगों का वो जैसे ही वो बच्चे उठे नाश्ता करके सीधे टीवी के सामने बैठ जाते। पर हमने घर में नियम बनाया है और आदि के हमने पहले से माइंड में प्रोग्रामिंग किया है कि बेटा 12:30 बजे से पहले टीवी देखना इज नॉट अलाउड, एंड रात को 9:30 बजे के बाद टीवी देखना इज नॉट अलाउड, और स्क्रीन इज नॉट अलाउड। ये घर का नियम है। एंड कभी भी हॉलीडे हो या कुछ भी हो तो उसने हमको भी कभी नहीं देखा है कि 12:30 बजे से पहले इन एनी सिचुएशन टीवी रूम में कोई गया, टीवी चालू किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी इनिशियली उसने टेंट्रम दिखाएगा बच्चा कि मुझे 1 नहीं 2 दिन खाना है, या मुझे 12:30 बजे नहीं 12 बजे या 1 बजे इससे पहले मुझे टीवी देखना है। बट हम वो रूल को कंटिन्यूअस कहेंगे और कहेंगे बेटा सबके लिए है, बेटा सबके लिए है, बेटा सबके लिए है। वो रूल इज 20 times पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट विल मेक द थिंग परमानेंट। सो हमने क्या करा, 20 बार उसको एक चीज बोली कि बेटा ये है, 20 बार वही चीज पॉजिटिवली हम उसको रिपीट करते जाएंगे, 21वीं बार में वो चीज परमानेंट हो जाएगी। तो सर ऐसे हम धीरे धीरे माइंड डाइवर्ट करके अपने ऊपर भी डिसिप्लिन लाके उसको अपने साथ इंक्लूड करके उसको ये बता के कि हम सबका हफ्ते में एक ही बार ये काम करना है। सर एक चीज़ और देखते हैं बच्चों के लिए स्पेशली, अभी हमने बात की 3-4 साल के बच्चों की। अब जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, जैसे ये बड़े होते हैं तो हम बहुत फोर्सफुली उसको पढ़ाना चाहते हैं। हम फोर्सफुली उसके नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। हम फोर्सफुली चाहते हैं कि वो दुनिया से अच्छा परफॉर्म्स करे। हम कंपटीशन की भावना उसके अंदर डाल देते हैं कि वो उसका बेटा इतना अच्छा पढ़ रहा है, इसका बेटा उतना अच्छा पढ़ रहा है। सर ये सब क्या सच में ज़रूरी है, और यदि ज़रूरी है तो किस एज के बाद ये सब चीज़ों की जानकारी बच्चे को देना चाहिए? ओके, सो यहाँ पर कंपैरेटिवली 2 चीज़ें आई। नंबर 1 पढ़ाई का प्रेशर, एंड नंबर 2 कंपैरिजन, राइट। सो जब भी हम बच्चों को कंपेयर करते हैं, छोटी सी कहानी है जो शेयर करना चाहूँगा। सो ज़्यादातर जो बच्चा कंपैरेटिवली जिसको कंपेयर किया जाता है
वो एक बार ऐसा हुआ कि पापा और बेटा दोनों गाड़ी से जा रहे थे कहीं पर, हाईवे पे निकल रहे थे। तो बच्चे के पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो बच्चा बैठा हुआ है, पीछे से कोई गाड़ी आती है, ओवरटेक करके जाती है, और एक गाड़ी आती है, ओवरटेक करके जाती है, तीसरी गाड़ी आई, ओवरटेक करके गई। अब बच्चे ने 3-4 गाड़ी तक तो कुछ कहा नहीं, बट 10-15 गाड़ी जब ओवरटेक करके गई, बोला कि पापा क्या कर रहे हो, आप भी गाड़ी भगाओ ना, ये सारी गाड़ी ओवरटेक करके जा रही है। तो पापा बड़ा प्यारा से जवाब देते कि देख बेटा, हमारी जो कार है वो वैगनार है, 10 साल पुरानी कार है। नंबर 1, ये नई कार की स्पीड में भागेगी नहीं, 150-200 पे जाएगी नहीं, और यदि हम भगाएंगे तो इसके जो डिस्क ब्रेक नहीं है और मे भी शायद इसकी कैपेसिटी नहीं है, तो ये गाड़ी इमीडिएटली खड़ी नहीं रहेगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, गाड़ी डैमेज होने के चांसेस है। इसलिए बेटा एक चीज जीवन में ध्यान में रखना, दूसरों की स्पीड देखकर नहीं, हमारी गाड़ी की कैपेसिटी को देखकर हमें गाड़ी चलानी चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। एंड तब बच्चे ने बोला कि बस पापा, मैं भी तो आपको वही समझाना चाहता हूँ, मैं भी तो आपको वही समझाना चाहता हूँ कि जब वो रौनक की 96% वाली गाड़ी मेरी ओवरटेक करके जाती है, रीना 98% के साथ मेरी गाड़ी की ओवरटेक करके जाती है, एंड तब आप बोलते हो कि देख रौनक को देख, रीना को देख, मैं बोलता हूँ वैगनार को तो देखो, कैपेसिटी को तो देखो, राइट। एंड जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2 चीज कहना चाहूंगा, ओरिजिनल चीजें साहब महंगी बिकती है, एंड डुप्लीकेट चीजें मार्केट में सस्ती बिकती है। आपका बच्चा हैंडराइटिंग में रौनक की तरह हो जाए, मैथमेटिक्स में रीना की तरह हो जाए, और किसी चीज में, लिखने में, पढ़ने में और किसी के जैसा हो जाए, तो क्या बच्चा ओरिजिनल रहा कि 4 लोगों का डुप्लीकेट कॉपी बन गया? 4 लोगों का डुप्लीकेट। एंड ये डुप्लीकेट बच्चा जब मार्केट में जाएगा ना, कम दाम में जॉब पे लग जाएगा, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कभी डेवलप होगी ही नहीं, राइट। एंड इसीलिए हमें क्या देखना है, वो और किसी के जैसा बन जाएगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो खुद के जैसा बन जाएगा तो ज्यादा सफल होगा। इसके लिए मम्मी पापा क्या करें, 2 चीज देखें, बच्चे की कमी को सुधारना। हम कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे की हैंडराइटिंग खराब है और दूसरे के अच्छे हैं। बच्चा कम बोलता है और सामने वाला ज्यादा बोलता है, तब हम कंपेयर करते हैं कि देख इसके जैसा बोल, इसके जैसा कर, इसके जैसा कर ना। हम एक चीज देखें कि बच्चे की कमी को सुधारना वो माता पिता का काम नहीं है, पर बच्चे की खूबी को निखारना वो माता पिता का काम है। इसीलिए आज से मैं क्या करना शुरू करूं, तो आज से मैं बच्चे को बोलना शुरू करूं जो बच्चे की खूबी है वो। सो एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे की हैंडराइटिंग खराब है, तो काइंड ऑफ जो मक्खी जैसे मम्मी पापा होंगे जो मंडराते रहेंगे बच्चे के आसपास, हमिंग करते रहेंगे, करते रहेंगे, गंदगी को फैलाते रहेंगे, वो मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि अरे तेरा हैंडराइटिंग खराब है, हैंडराइटिंग सुधार, हैंडराइटिंग सुधार। मैथ्स खराब है तो बोलेंगे मैथ्स सुधार, मैथ्स सुधार। बच्चे इंट्रोवर्ट है तो क्या बोलेंगे तू कम बोलता है तो थोड़ा ज्यादा खुल के बोल। बच्चा बहुत बोलता है तो बोलता है तू थोड़ा चुप हो जा। नाउ मक्खी जैसे मम्मी पापा जो नॉर्मल मम्मी पापा है 95%, वो बच्चे की कमी को सुधारने में लगेंगे। बट बच्चा मैथ्स में कमजोर है तो उसका ट्यूशन नहीं होना चाहिए। बच्चा लैंग्वेज में स्ट्रांग है तो उसके 2 ट्यूशन होने चाहिए। उल्टा होता है। हाँ, राइट। अब बच्चे का मैथ्स स्ट्रांग है तो उसके 2 ट्यूशन लगने चाहिए, और वो जो टीचर हो वो उसका मैथमेटिक्स को लेकर क्यूरियोसिटी डेवलप कर पाए, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उसकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे पाए, वैसे शिक्षक होने चाहिए, वैसे गुरु होने चाहिए। टीचर जो टीच करके जाए वैसे टीचर नहीं चाहिए, या प्रीच करके जाए वैसे प्रीचर नहीं चाहिए। हमें वैसे गुरु चाहिए जो बच्चे की क्यूरियोसिटी को काइंड ऑफ सपोर्ट कर पाए। एंड वहां पर मैं आपको कहूँ, बच्चा 95% पेरेंट्स हैंडराइटिंग खराब है तो दुखी होंगे, मम्मी पापा को लगेगा हैंडराइटिंग को सुधारना मेरा काम है। मैं बोलता हूँ नो, डॉक्टर बनने की सबसे पहली लायकात आपके बच्चे में है। वाह, है कि नहीं? तो टॉप के जो 5% पेरेंट्स है, जो पॉजिटिव पेरेंट है, जो हैप्पी पेरेंट है, वो ये चीज उसको देखेंगे कि मेरे बच्चे में डॉक्टर बनने की पहली लायकात है, बाकी की मैं डेवलप कर लूँ। रिसर्च ये कहती है। इसीलिए देखेंगे कि मे बी ज्यादातर डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, ज्यादातर लोगों के हैंडराइटिंग देखेंगे तो आपको एडे टेढ़े ही देखने को मिलेंगे। सो मैं यहाँ पर जो आपको कहना चाहता हूँ कि मम्मी पापा वो हैंडराइटिंग नहीं सुधारेंगे तो उनको लगता है दे आर बैड पेरेंट। नो, ऊपर वाले ने बच्चे को जो दिया हुआ है उसके अंदर जो अच्छाई दी हुई है उसके ऊपर हम फोकस करें। बच्चा कम बोलता है
तो बच्चे को बुलाना, मेहमान आए उसके सामने तो ये गा के दिखा, ये बोल के दिखा, ये करके दिखा, वो करने की जगह पर बच्चा इंट्रोवर्ट है तो उसको आईटी के फील्ड में डालें, मे बी उसको एआई के फील्ड में डालें, उसको वीडियो एडिटिंग के फील्ड में डालें, उसको मे बी शायद कोडिंग के फील्ड में डालें, उसको मे बी लेबोरेटरी, पैथोलॉजी, मे बी प्रोडक्शन फील्ड, वैसे एरिया में डालें कि जहाँ पर उसको बोलने की कम से कम ज़रूरत हो। एंड यदि बच्चे को बोलना पसंद है तो मे बी यूट्यूबर बन सकता है, पॉडकास्टर बन सकता है, एंकर बन सकता है, मैनेजर बन सकता है, होटल मैनेजमेंट कर सकता है, इवेंट मैनेजमेंट कर सकता है, राइट, पीआर का काम कर सकता है, एमआर का काम कर सकता है, पॉलिटिक्स का काम कर सकता है, टीचर का काम कर सकता है, लॉ कर सकता है। इतने ज़्यादा काम है कि जहाँ पर बोलने में बहुत पैसा है और वो मुझको पता है, राइट। सो बोलने में उसको चुप कराने की जगह पर बोलने की, उसकी पब्लिक स्पीकिंग का हम क्लास लगवाए। एक ऐसे टीचर जो आके उसकी बस बातें सुनते ही रहे, एज अ मदर एज अ फादर हम उसकी बात सुनते ही रहे, तो बच्चा अंदर से निखरेगा एंड तो बच्चा ओरिजिनली डेवलप होगा, तो फिर वो महंगा बिकेगा, तो फिर वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, तो वो सफल बनेगा, तब वो रियल कॉपी बनेगा, तब वो रियल कॉपी बनेगा, ओरिजिनल कॉपी किसी और की कॉपी नहीं करेगा, नहीं खुद की करेगा, रियल, मतलब खुद की कॉपी खुद बनेगा, खुद बहुत बनेगा। बढ़िया। यस सर एक और चीज जो अमूमन पेरेंटिंग में देखने मिलती है, बच्चे कुछ ऐसी डिमांड करते हैं जो पेरेंट्स के बस में नहीं होता है ना। मान लीजिए उन्होंने कोई महंगी चीज़ मांगी जो शायद पेरेंट्स की कैपेसिटी ही नहीं है, पर फिर भी वो मन मार के अपना जेब काट के उसको दे देते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उनको वैल्यू क्वांटिफिकेशन समझा पाएं कि बेटा ये चीज़ वैल्यूएबल है, इसको लेना चाहिए, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं, इसको नहीं लेना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए और किस एज में इसकी शुरुआत करनी चाहिए? पहला कि इसको हम कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, माने कोई भी चीज़ बच्चा जो मांगता है तुरंत कभी नहीं मिलनी चाहिए। एंड यदि हम वो दे देते हैं तो माने न माने वो बच्चे के लिए सबसे बड़े दुश्मन वो माता पिता है। जो बच्चे की सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं वही अपने बच्चे को दुर्योधन जैसा या भलाल देव जैसा बनाते हैं। वी डू नॉट वांट कि वो भलाल देव जैसे बने जहाँ पर पापा उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, दुर्योधन जहाँ पर पापा उसकी सारी हाँ पे हाँ भर रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे बाद बेटा ये सब कुछ तेरा है, तू ही राजा है। और मैं ढेर सारे मम्मी पापा को देखता हूँ कि बोलते हैं कि बेटा हमारे बाद तो सब कुछ तेरा है, नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। इंस्टेड दो चीज़ हम ध्यान में रखें। वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चा क्यों महंगी चीज़ मांगता है? क्योंकि वैसे महंगी स्कूल में हमने डाल दिया, वहाँ पर सारे बच्चे महंगी गाड़ी में आ रहे हैं, आईपैड ले रहे, एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मे बी शायद वहाँ पर जो सारे बच्चे कर रहे हैं अब उसकी वो करने की इच्छा है। सो रूल नंबर 1, आपका जो फाइनेंशियल बजट हो उसके 70% बजट वाली स्कूल में ही बच्चे को डाल। मतलब आप लाख रुपए पे कर सकते हो तो 70,000 70,000 वाली स्कूल में हमें डालना है। एंड वहाँ पर जब जाएगा बच्चा तो उसके पास जो भी होगा ना उसको लगेगा जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, ज़्यादा है, राइट। अब उसके अंदर हीनता की भावना नहीं आएगी, नंबर 1। नाउ नंबर 2, बच्चा जब भी छोटा है और जब भी वो किसी चीज़ की डिमांड करता है तो 33 फर्स्ट रूल क्या कहता है कि पहला 33% चीज़ें बच्चे को इमीडिएटली दिला दो। अब बच्चे जिद क्यों करते हैं उसका एक दूसरा साइकोलॉजिकल रीज़न कि उसने प्यार से मांगा, मम्मी अपने काम में बिजी, पापा अपने काम में बिजी, उसको सुना ही नहीं। बच्चे ने दूसरी बार मांगा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, अब वो बच्चे ने जब जिद करी ना फिर मम्मी पापा दिलाते। अब बच्चे के दिमाग में प्रोग्रामिंग हो गया कि मैं जिद नहीं करता हूं, प्यार से बोलता हूं, शांति से बोलता हूं, मुझे कोई दिलाता ही नहीं है। तो हम यहां पर क्या करें, ऐसी चीजें मे बी ड्राइंग बुक है, रीडिंग बुक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, बॉल या सब फुटबॉल, समथिंग कुछ भी उसको लेना है, वो चीजें जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएगी या मेंटल एक्टिविटी को बढ़ाएगी, इमीडिएटली उसको दिला दो। मे बी वीक में एक बार हमने बोला है कि आइसक्रीम या समथिंग कुछ खाना है, तो बच्चा मांगे ना, उससे पहले वो स्कूल से आए ना, उसको गाड़ी में बिठाओ, उसको बोलो चलो बेटा हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, आज हम डेट पे जाएंगे और तेरे आइसक्रीम खिलाएंगे, आपका टॉय लेंगे, फिर हम घर पे वापस आएंगे। बच्चा डिमांड करे तब इमीडिएटली या उससे पहले वो 33% पूरा करो। नंबर 2, 33% डिले कर दो। मैंने बेटा जो मैंने कहा था ये अभी नहीं बेटा, मैंने तेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था नेक्स्ट संडे का, तो नेक्स्ट संडे को हम वो वाली जो तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाना खाने जाएंगे, फिर ये वाली शॉप से आपके लिए ये चीज़ लेंगे। मैंने अभी कुछ दिलाया 33%, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद वो दिलानी है। एंड 33% मुंह पे मना कर दो। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों ने ना सुना ही नहीं है।
एंड इसीलिए वो बच्चे में भी थोड़े बड़े होते हैं और किसी लड़की ने मना कर दिया, किसी लड़के ने मना कर दिया, उसको आईएएस बनना था एंड वहाँ नहीं पर बन उसको नहीं बन पाया एंड वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर ये वो बच्चे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि जिन्होंने कभी ना सुना ही नहीं है, रिजेक्शन झेला ही नहीं है। डोंट यू थिंक वो काम मम्मी पापा से बेहतर कोई नहीं कर सकता? राइट। पर वो तब करने का हक है जब 33% पहले चीज़ दिला दी हो। और फिर जब हम मना करेंगे तो बच्चे को लगेगा ओके ये शायद मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए पापा दिलाते हैं। इसके लिए मैं आदि के लिए मैं करता हूँ, नंबर 1 मैं उसको हर रोज़ प्रोग्रामिंग करता हूँ। एंड प्रोग्रामिंग इज़ व्हाट? बेटा आपको पता है मम्मी पापा का रोल क्या है? बच्चे को प्रोटेक्ट करना और बच्चे को प्यार करना। पहले मम्मी पापा का काम है बच्चे को प्रोटेक्ट करना, और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ वस्तु आप मांगो और मे भी शायद पापा को ऐसा लगे कि वो आपको हार्म कर सकती है, आपके बॉडी को, आपके मेंटल हेल्थ को कहीं पर भी, तो पापा आपको मना करेंगे बेटा। एंड वो पापा का प्यार है, वो पापा की ड्यूटी है बेटा। तो वो मे बी कोई भी कहानी के माध्यम से, और उसके बाद में हमने ये मैसेज दे दिया, या फिर जब बच्चा लिसनिंग वाले मोड पे है तब हमने ये चीज़ बच्चे को बता दी। बट हफ्ते में एटलीस्ट हम 2, 3, 4 बार करके 20 बार उसका ये पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर दे कि ना कहना इज गुड फॉर हिम और हर। उसके बाद में जब हम मना करेंगे तो बच्चा वो रिजेक्शन को झेल पाएगा। वाह, ब्यूटीफुल। सो मुझे लगता है 33 ये रूल को हम ध्यान में रखें। बहुत बढ़िया। परीक्षित जी, एक चीज़ और होती है जीवन में, जैसे मान लीजिए मेरी जब परवरिश हुई तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं मिली क्योंकि पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरे एज वाले पेरेंट्स आज ये सोचते हैं कि मेरे पापा मुझे ये नहीं दे पाए या मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं दे पाए, उनकी कंडीशन नहीं थी, पर अब मेरी कंडीशन अच्छी है तो मैं अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर दूं। और ये ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 100%। इसको कैसे रोका जाए या इसको कैसे सही डायरेक्शन में लेके जाया जाए? तो ज़्यादातर ये गलती पापा नाम का प्राणी करता है। मम्मी मना करती है और फिर पापा चीज़ दिला देते हैं। वो सारे पापा को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको जो नहीं मिला था ना, इसीलिए आपने दौड़ के मेहनत करी। राइट। और इसीलिए वो पैसों की और वो चीज़ वस्तु की आज आपको वैल्यू है। बट यदि वही चीज़ वस्तु आपको बचपन में बैठे बैठे मिल गई होती तो गारंटी के साथ आज आपने उतनी मेहनत नहीं ही करी होती, और आज आप जितने सफल हुए हैं उतने सफल नहीं ही हुए होते। सो मुझे याद है बिल गेट्स की वाइफ का, उनका आई थिंक मिलिंडा गेट्स, उनका इंटरव्यू था एंड उनको पूछा गया कि हम तो बोल सकते हैं ना कि हमारा बजट नहीं है, आप तो बोल ही नहीं सकते बच्चे को कि हमारा बजट नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज़ वस्तु के लिए आप तो बोल नहीं सकते, तो आप कैसे बच्चों को समझाते हो? तो उन्होंने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया था, मैं बाय कर सकती हूँ डजंट मीन कि एवरीथिंग मेरे पास होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ उसका मतलब वो नहीं कि मेरे पास होना चाहिए। हमने बच्चे के अंदर पहले से वो चीज़ डाली है कि क्या उसकी आपको ज़रूरत है, क्या रियल में ज़रूरत है, क्या रियली ज़रूरत है, तो वो चीज़ वस्तु कितनी भी इम्पॉर्टेंट हो वो आपके लिए आएगी, महंगी हो वो आएगी। बट यदि आप और किसी को देख कर टाइम पास के लिए या अपनी आंखों को और हेल्थ को बिगाड़ने वाली कोई चीज़ मांगोगे वो चीज़ नहीं ही मिलेगी। सो मुझे लगता है कि हम दे सकते हैं पर ना देना ना वही आपके प्यार की परीक्षा है। सो मम्मी पापा का काम पहले बच्चे को प्रोटेक्ट करना है और फिर लव करना है, फिर प्यार करना है, फिर प्रोवाइड करना है। तो हम वो चीज़ देखें कि बच्चे को दुर्योधन की एनर्जी तो नहीं दे रहे हैं, सब कुछ मिल जाएगा ना। छोटी सी बात, ज़्यादातर जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है मैं कहता हूँ सब कुछ होना, सब कुछ, तो इंद्र राजा, राइट, अपने इंद्र देवता को देखा होगा, स्वर्ग है, अप्सराएं है, ऐरावत है, व्रज, सबसे उनका घातक हथियार कि जिसका वार कोई बेकार कभी नहीं जा सकता। सब कुछ होने के बावजूद भी क्या कभी भी आपने इंद्रदेव को हंसते हुए देखा है? कभी भी उन्होंने किसी की मदद करते हुए देखा है? वो हमेशा इनसिक्योर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, छोटा बच्चा भी तब करता है तो उसके वहां पर वो भंग करने के लिए चले जाएंगे। एंड नंबर 2, कोई दानव आएगा तब वो रोते रोते जाएंगे कि भाई माई बाप मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसी तरीके से हमने देखा हुआ है। वेयर इज सीधे विष्णु, वो कहाँ पर है? पानी में है, समुद्र, खारे पानी में।
उनके ऊपर शेषनाग है, और फिर भी वहां पर वो एकदम मन मन मुस्कुराते रहते हैं, एकदम आराम से बैठे हुए हैं। तो चीजें कम यहाँ पर अवेलेबल है, बट वो अंदर से पावरफुल है, अंदर से फुलफिल्ड है, अंदर से फुलफिल्ड है, अंदर से पावरफुल है। स्किल्स पे उन्होंने फोकस किया हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वैसी परिस्थिति में भी स्ट्रांग है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लक्ष्मी जी उनके पास गई थी। मे भी शायद आपको ये घटना याद हो कि जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी जब बाहर आए एंड ब्रह्मा जी ने जब उनको कहा कि आप वरमाला पहनाए, इंद्र को वैसा था कि लक्ष्मी जी तो मेरे पास ही आएगी, बिकॉज सबसे ज्यादा वैभव मेरे पास है। एंड वो वहाँ से गुजर गई और विष्णु जी के वहाँ पर वरमाला पहनाई गले में, एंड तब उनको पूछा गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि आपने ऐसा क्यों किया, एंड तब उन्होंने कहा कि वो हमेशा हंसते रहते हैं, एंड नंबर 2 उनके 4 हाथ हैं, नंबर 1 वो हंसते रहते हैं तो वो किसी का बुरा नहीं करेंगे, एंड नंबर 2 जो खुश है वो चारों हाथों से मेरा उपयोग कर पाएगा और किसी को देने के लिए। सो मैं कहना चाहता हूँ, आपको बचपन में चीज़ें नहीं मिली थी, यस, आप बचपन में डोनेशन भी नहीं दे पाए थे, आप बचपन में पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं सीख पाए थे, आप बचपन में पहाड़ों पे भी नहीं चढ़ पाए थे, आप बचपन में स्पोर्ट्स या स्विमिंग नहीं कर पाए थे। मैं ये कहना चाहूँगा, आप बचपन में वो नहीं कर पाए थे, बच्चे के साथ फ्लूट के क्लासेस सीखो, बच्चे के साथ गिटार सीखने जाओ, बच्चे के साथ क्लब का मेंबरशिप लेकर आप उसके साथ रोज वहां पर बैडमिंटन खेलने जाओ, उसके साथ स्विमिंग करने के लिए जाओ, वो भी तो नहीं मिला था। तो हम पैसे से खरीदी जाने वाली चीज वस्तुओं जो टेम्पररी उसको प्लेजर देगा और वो हमसे दूर कर देगा, उसकी जगह पर हम उसके साथ खेलने में और खुलने में जो नहीं मिला था, ये वाली चीज देना शुरू कर। सर, आपने भी एक जो फाइनेंस वाली बात की, लक्ष्मी जी वाली बात की, उससे भी एक सवाल मेरे मन में था कि बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ कब देना चाहिए और उसकी शुरुआत भी कैसे की जा सकती है। मेरा ये मानना है कि फाइनेंस और करियर दोनों बैक टू बैक, दोनों पैरेलल वे में चलेंगे, तो दोनों एरिया को लेकर बात करते हैं। जिसको लेकर शास्त्रों के अंदर एक बड़ी प्यारे से कहावत है, हालांकि गुजराती में है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा हमारी ऑडियंस को। 12 बुद्धि माने 12 साल पे बच्चे में बुद्धि आती है, राइट, माने आई मी और माई सेल्फ आता है। ओके, आई मी माई सेल्फ 12 साल पे माने ईगो डेवलप होता है इन अ वे कहे तो, और हार्मोनली देखे तो टीन एज में बच्चा एंटर होता है, राइट। उससे पहले वो खेल रहा है और पैंट फटी है, तो उसको पैंट फटी है, मैं खराब दिख रहा हूं, उसके साथ लेना देना नहीं है, जीरो लेना देना। बट 12 साल के बाद घर पे मेहमान आए तो पापा से नए वाले कपड़े मेरे होने चाहिए, मैं सबसे हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, वो बेटा या बेटी का गोल होता है। वो मेकअप करेंगे, वो आईने के सामने आधा आधा घंटा बाल बनाएंगे, माने उनके अंदर सेल्फ डेवलप हो रहा है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। वो जब डेवलप होता है ना 12 बुद्धि, तब मम्मी पापा का रोल शुरू होता है बच्चे को फाइनेंस का नॉलेज देना और एट द वेरी सेम टाइम करियर का नॉलेज देना 12 साल पे। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो आज से पहले सपोज हम रेस्टोरेंट में गए, बच्चे को जो मंगवाना था वो मंगवाया और खाना आया, हमने खाना खाया, गप्पे मारे और चल दिए। अब 12 साल के बाद मम्मी पापा का दूसरा रोल है। अब इसके पीछे का कॉमर्स, इसके पीछे का जो बिजनेस का सेंस है वो बच्चे में डेवलप करना है। सो नाउ बच्चे को जो मंगाना था मंगाया, हमने जो मंगाना था मंगाया। वी विल आस्क द चाइल्ड कि बेटा जब तक आए तब तक व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर ये कितने रेंट पे जगह होगी या कितने में ये जगह पड़ी होगी, इंटीरियर में देखो तो बेटा कितना खर्चा हुआ होगा, कितने लोग हैं देखो तो काम कर रहे हैं, आप चेक करो तो ये सारी चीज़ों में कितना खर्चा हुआ होगा, देखो तो कितने 50 टेबल है, एक टेबल पे एवरेज कितने लोग बैठे हैं। शाम तक मैनेजर को जाओ पूछ के आओ कि इसमें कितने लोग रोज एवरीडे वीक में होते हैं, वीकेंड में होते हैं। नाउ यू डू द कॉमर्स कि हम इतने साल रेस्टोरेंट चलाएंगे, उसके बाद में खर्चा निकलेगा और उसके बाद में प्रॉफिट बनना शुरू होगा। हमें ये देखना है, तो बच्चे को पिज्जा खिलाएं हफ्ते में एक बार, या बच्चा एक बार पास्ता खाए, वो हम नहीं भी बोलेंगे तो भी खाने वाला है। बट मेरा ये मानना है कि उसके पीछे का हमने यदि कॉमर्स सिखा लिया, उसके पीछे का बिजनेस आइडिया हमने दे दिया, तो वो वसूल हो गया। तो 12 साल के बाद उसको घूमने के लिए भी लेके गए, तो नाउ हर एक चीज के पीछे कितना खर्चा हो रहा है वो हम बच्चे को बताएंगे कि बेटा देखो हम घूमने जा रहे हैं, ये यहाँ की प्राइम सीट लेंगे तो ये होगा, बिजनेस क्लास लेंगे तो ये होगा, नॉर्मल इकोनॉमी लेंगे तो ये होगा, तीनों साथ में ही पहुंचाने वाली है। खाली बिजनेस क्लास वाला 5 मिनट थोड़ा पहले निकल जाएगा, उतना फर्क पड़ेगा और उसमें आप 3 टाइम ज्यादा पैसे दे रहे हो। डू यू थिंक कि वो अभी वहां पर यूज करना चाहिए कि उसकी जगह आपके टेनिस के क्लास पूरे साल के आ जाएंगे, उसमें यूज करना चाहिए। उस तरीके से हम बच्चों के साथ ओपनली बातें करना शुरू करें।
और खास करके एक चीज जो बोली जाती है, क्या, मनी को लेकर नेगेटिव, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पेड़ पे नहीं उगते, जितनी चादर उतने पैर पैर पसारो। मैं कहूं पैसे पेड़ पर ही उगते हैं, पैसे पेड़ पर ही उगते हैं, पेड़ के ही पत्तों से कागज बनता है और उसी में से पैसा बनता है। नंबर 2, वो मे बी हम बच्चे को ऐसा बोले कि बेटा पेड़ पर ही पैसा उगता है, आप एप्पल का पेड़ लगा दो, आप मैंगो का पेड़ लगा दो, आप खेती बाड़ी करो, हर पेड़ में बहुत सारा पैसा छुपा हुआ है। तो हम बच्चे के दिमाग में वो नेगेटिव बिलीफ अबाउट मनी वो ना डाले कि पैसा पेड़ पर उगता नहीं है, उगता है बेटा, आपको उगाना आना चाहिए। बादाम का बाग अब पूरा खोल दो, आम का बाग खोल दो और हजारों एकड़ के अंदर आप फार्मिंग कर सकते हो और बेटा आप उसी से अरबपति खरबपति बन सकते हो बेटा। नंबर 2, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा कमाने से आसान काम इस दुनिया में और कोई नहीं, और आप अग्री भी करेंगे। हम बच्चे को ये बताया कि बेटा पैसा कमाना हार्ड नहीं है, हार्डवर्क से पैसा नहीं आता, हार्ड वर्क से पैसा आता है। जो काम आपके दिल के करीब हो वो काम आप उतना करोगे कि वो काम करने में आप खुद को भूल जाओगे, तो पूरी दुनिया भर भर के पैसा दे देगी। जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने में खुद को भूल जाता है, खो जाता है, हार्डवर्क है। तो लोगों को दिखता है कि वो सुबह में 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता है, लोगों को हार्डवर्क दिखता है, उसके लिए हार्डवर्क है। अमिताभ बच्चन ये एज पे भी 18-18 घंटे काम कर सकता है, क्योंकि वो उसके लिए हार्डवर्क नहीं है, वो उसके लिए हार्डवर्क है। तो हम बच्चे को ये बताया कि बेटा हार्डवर्क से पैसा आता है, पैसा कमाना हार्ड नहीं है। 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, कौन सा ऐसा काम है जो करते वक्त आप खुद को भूल जाओगे, खुद के अस्तित्व को भूल जाओगे, खुद के ईगो को भूल जाओगे, वो काम आपको सबसे ज्यादा पैसा कमा के देगा। एंड नंबर 2, वो टैलेंट के आधार पे आप कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। सो टैलेंट और वैल्यू ऐड करने के लिए बीच में एक चीज वस्तु चाहिए, स्किल। तो मेरे पास पेरेंटिंग का टैलेंट है, बट उसके साथ मेरे पास पॉडकास्ट में बोलने का स्किल होना चाहिए, पब्लिक में बोलने का स्किल होना चाहिए, 1-to-1 काउंसलिंग करने का स्किल होना चाहिए, वीडियो बनाने का स्किल होना चाहिए। मेरा ये जो टैलेंट है इनटू स्किल, इनटू वैल्यू एडिशन, राइट, ये टैलेंट और ये स्किल मिल जाए, उसके बाद में मैं जितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा, मैं 1000 लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा, तो इज इक्विवेलेंट टू मनी और सक्सेस। तो मुझे इनटू 1000 का पैसा मिलेगा। यदि वही चीज मैं ऑनलाइन के माध्यम से 1 लाख लोगों तक पहुंच जाऊंगा, 1 लाख लोगों को मेरा प्रोग्राम बेचूंगा, 1 लाख लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड होगा, तो इनटू उतना पैसा मिलेगा। सो हार्डवर्क के साथ पैसे का लेना देना नहीं है, वैल्यू एडिशन के साथ लेना देना है। वाह, बहुत। सो हम ये 3 फॉर्मूला यदि बच्चे को बता दें, तो मुझे लगता है बच्चे का माइंडसेट है ना, पैसे को लेकर और करियर को लेकर क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने से भी ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा, उसको सही अवेयरनेस आ जाएगी। अवेयरनेस की कमी है जो हमारे सोसाइटी में, वो अवेयरनेस बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसलिए फिर वो जॉब नहीं करेगा, वो वर्क करेगा। दोनों में अंतर है। मैं नौकरी पे जा रहा हूँ एंड मैं काम पे जा रहा हूँ, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक बात है। फिर वो कारीगर नहीं बनेगा, वो कलाकार बनेगा। एंड कलाकार कौन है? जो अपने कल को आकार देता है, उसे कलाकार कहा जाता है। छोटे छोटे परिवर्तन है शब्दों में, पर वो इतने छोटे परिवर्तन से कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। इतनी देर के कन्वर्सेशन में एक चीज़ और मैंने महसूस की परीक्षित जी, कि बच्चों को पैसे से ज़्यादा आपका समय चाहिए, आपके साथ कम्युनिकेशन चाहिए। यदि आप ज़्यादा कम्युनिकेशन और ज़्यादा समय उनके साथ बिताओगे, तो शायद ज़्यादा महंगी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100%। जैसे आदि के साथ में भी शायद हमारी सोसाइटी में सारे बच्चों के पास वो इलेक्ट्रिक बाइक आता है, बैटरी वाला, या इलेक्ट्रिक कार आती है जिसमें बैठ के बच्चे सोसाइटी में घूमते रहते हैं। सारे बच्चों के पास है, आदि के पास अभी तक नहीं। मे भी शायद वो मम्मी पापा ने जितने पैसे खर्च किए होंगे उससे ज्यादा हमने पैसे खर्च किए हैं, बट वो पहाड़ों के लिए किए, राइट। वो चीज वस्तु जो मे भी शायद ये चीज वस्तु या महंगे महंगे टॉय नहीं है, मे भी शायद मैं जब उसको लेकर जाता हूँ 100 रुपीज उसको देता हूँ, और हम घर से चल के जाते हैं, बाजू में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर, और उसको बोलते हैं बेटा आपका 100 रुपीज़ का बजट है, आपको जो लेना है ले लो। एंड वो जाएगा,
कोई टॉय देखेगा, फिर बोले 2000, ओ वो तो मैं नहीं ले सकता। एंड उस समय पे मेरा काम क्या है, शॉप के बाहर खड़े रहना और उसको देखना, वैसे कि उसको लगे कि पापा और कोई काम में बिजी है। एंड तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 चीजें वो देखता है, भाव पूछता है, दुकान वाला भी परेशान होता है, मुंह बिगाड़ेगा, कुछ भी करेगा, बट फिर भी वो पेशेंटली फिर से जाएगा। फिर अब वो प्राइस टैग देखना शुरू किया, फिर वो 50-50 रुपए के 2 स्टिकर के या समथिंग कुछ कार्ड या पेंसिल और पेपर या डायरी ऐसा कुछ लेगा, फिर बोलेगा अंकल ये दे दो। एंड वो लेकर जब बाहर आता है, मैं उसको शाबाशी देता हूँ, उसको लेकर जाता हूँ आइसक्रीम की शॉप पे, उसको एक आइसक्रीम दिलाया, मैंने एक आइसक्रीम खाया, हम वहीं पर नीचे स्टेयर पे बैठेंगे, हम दोनों खाएंगे, फिर चलते चलते घर पे आएंगे। तो नाउ अभी उसको उसके अंदर वो नहीं है कि मुझे 2000 रुपये की गन चाहिए थी, वो नहीं मिली, वो बोलता तो तुरंत मिल जाती, बट फिर भी उसके अंदर खुशी है कि आज बहुत मज़ा आ गया, शॉपिंग भी किया, आइसक्रीम भी खाया। क्यों? क्योंकि रास्ते में मेरा काम आते और जाते वक्त, कार से जाएंगे 3 मिनट में पहुंच जाएंगे, बट चल के क्यों जाना है? क्योंकि आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में हुआ, तो 1 घंटा उसको सुनने को मिलेगा। मैं उसके कंधे पे हाथ रखूंगा और 1 घंटा बस मेरा काम उसको सुनते रहना है। तो ही इज़ मोर देन हैप्पी कि उसको 2000 रुपीज़ के साथ लेना देना नहीं है, गन के साथ लेना देना नहीं है, उसको एक्सपीरियंस के साथ लेना देना है। तो इसलिए मुझे लगता है पैसों से ज़्यादा समय, यू आर वेरी मच राइट, वो हमें देने की ज़रूरत है, और ज्ञान से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादातर माँ बाप ज्ञान ज़्यादा देते हैं, ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। और ध्यान नहीं देते, इसलिए फिर बच्चे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों में भी आपने एक बात बोली कि यदि आज वो रिजेक्शन अपने माँ बाप से देख लेगा, माँ बाप से सीख लेगा, माँ बाप रिजेक्ट कर देंगे, तो फ्यूचर के रिजेक्शन से वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, जो इनफैक्ट हमारे साथ अननोइंगली अच्छी होगी कि हमने लाइफ में इतने सारे रिजेक्शन देखे थे, अपने को डिप्रेशन आ ही नहीं सकता, अपने को देख के और कोई डिप्रेस हो जाए कि भाई इसकी जिंदगी में कैसे क्या चल रहा है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। दैट वाज द बेस्ट थिंग इन आवर टाइम एग्जैक्टली। तो परीक्षित जी, मैं अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आज जो भारत में डिप्रेशन, एंजाइटी के मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं अनुराग जी के साथ काम करता हूँ, तो हम रोज ऐसे सैकड़ों लोगों से डील करते हैं जिनके पास सब कुछ है परमात्मा की कृपा से, मतलब घर में नोटों की गड्डी कारपेट में बिछी है ये मान के चलिए, फिर भी वो बोलते हैं मुझे एंजाइटी है, फिर भी वो बोलते हैं मुझे डिप्रेशन है। तो ये नया एक पैंडेमिक बन रहा है इंडिया में, 100%। इसको रोकने के लिए माता पिता, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि इस पे कंट्रोल किया जा सके या बहुत हद तक रोका जा सके? तो ज़्यादातर लोग जो भी डिप्रेशन में जाते हैं, एक्चुअली जीवन में प्रॉब्लम है वैसा नहीं है। जो आपने बताया कि पैसे, सुख सुविधा सब कुछ है, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, पर्पस का प्रॉब्लम है। कि जब तक पैसे नहीं थे तो पैसा वाज द पर्पस, कि उसके लिए मुझे काम करना है, सुख सुविधा के लिए काम करना है। फिर आया कि पैसा तो आ गया, अब नाम बनाने के लिए काम करना है। फिर नाम बन गया, अब लगा कि इतने लोगों की मदद करने के लिए काम करना है, अब वो भी हो गया। अब उन्होंने उससे बड़ा कोई जो पर्पस है ना, वो ढूंढा ही नहीं। वाह। सो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हर मम्मी पापा अपने बच्चे को एक बड़ा पर्पस दे, लॉन्ग लाइफ पर्पस दे। एंड यदि वो पर्पस हम देना चाहते हैं, बच्चों के जीवन में 3, 4, 5 अच्छे रोल मॉडल क्रिएट करें, और 4-5 रोल मॉडल में सबसे पहले खुद बने, राइट? क्योंकि अभी थोड़े समय पहले मेरा सूरत में सेशन था, और 12th साइंस के सारे बच्चे, एंड सारे बच्चे वैसे जिनके 12th साइंस में या 11th में 90 से ऊपर है, वैसे ऑल ओवर सूरत के सारे स्कूल के बच्चे जो भी टॉपर बच्चे हैं, वैसे सारे बच्चों के लिए सेशन था। वहाँ पर जिस मैंने पूछा कि आपके रोल मॉडल कौन है, किसी ने कहा सचिन, किसी ने कहा जो यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट, किसी ने और कुछ कहा, किसी ने और कुछ कहा। कोई भी बच्चे ने अपने पापा का नाम नहीं लिया, या कोई भी बच्ची ने या कोई भी बेटे ने अपनी मम्मा का नाम नहीं लिया। सो यदि वो बच्चा हमें ही रोल मॉडल के तौर पे नहीं देख रहा है, तो सबसे पहले हमें खुद को रीचेक करने की ज़रूरत है। सो पहला, हम बच्चों की रोल मॉडल बने, वैसी हम पर्सनालिटी को डेवलप करें। नंबर 2, बच्चे के जीवन में मे बी एग्जाम्पल के तौर पे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, महाराणा प्रताप हो सकते हैं। आजकल बच्चे वो ब्लिप्पी देखते हैं या अलग अलग गेम खेलते हैं, रोब्लॉक्स और बाकी की सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ों के अंदर उनको महाराणा प्रताप कौन, वो पता ही नहीं है। आजकल की मे बी आप 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी मिलेंगे, साल के तो बच्चे बहुत छोटे हैं, बट 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को मिलेंगे और उनको मे बी शिवाजी के बारे में पूछे, मे बी शायद उनको भगत सिंह के बारे में पूछे, तो शायद बच्चे बोलते कि नहीं, उन्हें तो छोटी उम्र में
फांसी खा ली थी 23 साल की उम्र में, मर गए थे, हमें नहीं मरना है। ही इज़ नॉट अवर रोल मॉडल। पर उनके लिए रोल मॉडल कौन बन रहा है? जो यूट्यूबर है, जो प्रैंक करते हैं, जो एडिटेड कोई भी डफर वीडियोस बनाते हैं, वो जो सारे लोग हैं या रेसिंग करते हैं, वो उनके रोल मॉडल्स हैं। सो मेरा ये मानना है कि मम्मी पापा को रोज़ कोई ना कोई एक अच्छी पॉजिटिव कहानी के साथ बच्चों को सुलाना शुरू करें, छोटे बच्चे को। तो बच्चा जब रोज़ रात में कोई ना कोई पॉजिटिव कहानी के साथ सोता है, खास करके बच्चा यदि छोटा है तो पंचतंत्र की कहानी, तेनाली रामन की कहानी, अकबर बीरबल की कहानी, में भी महाभारत, रामायण, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हमारे पास इंडियन कल्चर में तो मल्टीपल चीज़ें, हज़ारों किताबों और हज़ारों कहानियाँ हैं। वो चीज़ें यदि हमने बच्चे के साथ शेयर करना शुरू करी, गारंटी के साथ वही बच्चा जब टीन एज में जाएगा ना, बहुत बड़े पर्पस के साथ और लॉजिकल पर्पस के साथ वो बच्चा बड़े होगा। नंबर 2 पर्पस हो, नंबर 2 स्ट्रगल हो। बहुत बढ़िया। बच्चे की सारी चीज़ें उसको नहीं मिली हुई होगी तो उसकी जीवन में आग होगी। मुझे कई बार लोग बोलते हैं सर हम तो बड़े हो गए, अभी अब सबको मोटिवेट करते हो, अभी तो इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ गए। अब हम जब छोटे थे कहाँ धीरू भाई अंबानी को मोटिवेशन की ज़रूरत थी? उन्होंने कौन से मोटिवेशन स्पीकर को सुना था? हमने किसको सुना था? मैंने बोला मैंने भी नहीं सुना था। वहाँ पर स्ट्रगल जो थी ना, वही हमारा मोटिवेशन था। हमारे जीवन की चुनौती ही हमारा स्ट्रगल, वही हमारी मोटिवेशन का कारण थे। हमें था कि बॉस हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हमारे घर में टीवी नहीं है, हमारे घर में रेडियो नहीं है। पूरी मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति के पास होता था, हफ्ते में एक बार लोग इकट्ठा होकर वहां पर जाते थे और देखते थे। तो बाकी के उस मोहल्ले के 20 फैमिली के अंदर आग लगती थी कि यार ऐसा टीवी हमारे घर के अंदर भी होना चाहिए। पर आज बच्चे के पास टीवी, मोबाइल, एसी, गाड़ी सब कुछ बैठे बैठे मिला हुआ है। इसीलिए हमने यदि उसको स्ट्रगल नहीं दिया तो मुझे लगता है हम क्राइम कर देंगे, बच्चे के जीवन के साथ बहुत बड़ा क्राइम कर देंगे। तो पर्पस दे, स्टोरी सुनाए एंड स्ट्रगल दे, PSS। मुझे लगता है तो एक भी बच्चा डिप्रेशन या एंग्जाइटी या स्ट्रेस में नहीं होगा, सारे बच्चे हैप्पी होंगे। बहुत बढ़िया। ये 3 वर्ड का फॉर्मूला याद कर लीजिए, पर्पस, स्टोरी और स्ट्रगल। ये सच में ब्रिलियंट आइडिया है जिससे आप अपने आसपास के लोगों को भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर कर सकते हैं। और सच में ये पॉडकास्ट इतना दिलचस्प और इतना बढ़िया वैल्यूएबल है कि हर माता पिता को पेरेंट बनने के पहले इस पॉडकास्ट को देखना चाहिए और जब तक उनका बच्चा 18-20 साल का ना हो तब तक ये पॉडकास्ट देखते रहना चाहिए 100%। और जिनके है वो भी तो देख सकते हैं, बिल्कुल देखना चाहिए। हर व्यक्ति जो पेरेंट है या पेरेंट बनने वाला है ज़रूर इसको देखिए। आज के पॉडकास्ट में हमने परीक्षित जी से 3 साल के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चों की सबकी बातें की। और जो बहुत तकलीफ है आज हमारे भारत देश में, जो चुनौतियों से भारत देश गुजर रहा है कि हमारा टीनेजर सोशल मीडिया एडिक्टेड होता जा रहा है, उसको रील बनाना पसंद है। तो बस अंतिम सवाल यही पूछना चाहूँगा परीक्षित भाई कि ये जो सोशल मीडिया के कारण आज की एज थोड़ी सी आलसी होती जा रही है, ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाती जा रही है, और उसको ये समझाना कि बेटा ये तेरे लिए ठीक नहीं है, वो समझता ही नहीं उस लॉजिक से। तो उसको कैसे, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है जिस साइकोलॉजी के हिसाब से हम उसको ये सिखा सकें? सो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट आते हैं, एक लेजीनेस वाला एस्पेक्ट आता है और दूसरा स्क्रीन वाला एस्पेक्ट आ रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो लेजी है, पर मैं कहना चाहता हूँ आज की जनरेशन लेजी नहीं है। आज की जनरेशन के पास NWW है, and that is a new way of working है। It is not laziness, it is a new way of working। यदि हम हमारे दादा परदादा को देखें तो वो पानी भरने के लिए 5-5 किलोमीटर दूर जाते थे, वॉशरूम के लिए गांव के बाहर जाते थे। उनको यदि हम आज हमारा घर दिखाएंगे तो बोले आप बहुत लेजी हो, आप पूरे दिन या तो ऑफिस में बैठे रहते हो या तो यहाँ पर काम करते हो, बैठे बैठे काम करते हो, बैठे बैठे ऑफिस में एसी गाड़ी में आते थे। हम तो बैलगाड़ी में जाते थे, आपको उसी में जाना चाहिए। हम इतना चलते थे, हम इतने धूप खाते थे, आप तो खाते ही नहीं। हम इतना वजन उठा लेते थे, आप उठाते ही नहीं हो। क्या हम लेजी हैं? नो, वी हैव फाउंड द न्यू वे ऑफ वर्किंग, NWW। सो नाउ हमने जो किया ना, हम वही चश्मे से हम हमारे बच्चों को देख रहे हैं या न्यू जनरेशन को देख रहे हैं। बट मे बी शायद हमारे दादा दादी ने जितना काम किया था, हमारे मम्मी पापा ने उनसे थोड़ा कम काम किया। हमारे मम्मी पापा से हमने वैसे कम काम किया, पर वैसा नहीं कि हमने कम काम किया, हमने नए तरीके से काम किया। इन सेम वे ह्यूमन लाइफ तभी इवॉल्व होगी, अदरवाइज तो मैं और आप भी सूट बूट पहन के नहीं बैठे होते, पत्ते लपेट के कहीं पे शिकार कर रहे होते हैं। तो जो नई जनरेशन है ना, वो लेजी नहीं है, वो न्यू वे ऑफ वर्किंग है उनके पास। उनके पास काम करने का वैसा तरीका है कि वो वैसे कर सकते हैं।
एंड वो कर रहे हैं। आज के आप में भी शायद ढेर सारे बच्चों को देखेंगे तो उनके अंदर 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में वो स्टार्टअप करके जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो शायद आज मे बी एट द एज ऑफ 40, 45 हमें भी ये लगता है कि यार ये 20 साल का बच्चा कैसे कर सकता है, राइट? जैसे मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था, बट इंस्टाग्राम वो इन्फ्लुएंसर अवार्ड समथिंग था, वहां पर गया, ढेर सारे बच्चे, मैं 40s में एंड वो सारे बच्चे कुछ 15 का है, कुछ 18 का है, कुछ 20 साल का, 22 साल का है। मैं जैसे उनसे बात कर रहा था एंड वो बोलते मैं 20 लाख कमा रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं 25 लाख कमा रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं 30 लाख कमा रहा हूँ। एंड उनके कपड़े और उनको देख के हमें नया लगे कि बातें करनी चाहिए, बट मुझे लगा कि उनको भी अवार्ड मिल रहा है तो कुछ तो होगी खूबी है, तो कमी को नहीं खूबी को देखें। एंड मैंने जब बातें करी तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, बोले आपको इंस्टाग्राम पे आना चाहिए, एंड यूट्यूब इज अ वर्किंग टोटली इन अ डिफरेंट वे एंड इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इज टोटली डिफरेंट। तो हमें तो लॉन्ग फॉर्म वाले हैं, 1 घंटे के बाद तो अपना ब्रेक लगता है, वहां पर तो 1 मिनट में तो रील खत्म हो जानी चाहिए। तो वो चीज मैंने उनसे सीखी क्योंकि उनके पास न्यू वे ऑफ वर्किंग है। तो हम ये बोलना कम कर दे या बंद कर दे कि आलसी है, आप आलसी हैं, हम ये देखना शुरू करें कि उनके पास न्यू वे ऑफ वर्किंग है, नंबर 1। नाउ नंबर 2, एंड दैट इज अबाउट स्क्रीन और द सोशल मीडिया। बच्चों को मोबाइल की जरूरत नहीं है, बच्चों को डोपामिन की जरूरत है, बच्चों को हैप्पीनेस के केमिकल की जरूरत है। अब वो जब बच्चों को स्क्रीन के बिना नहीं मिलता, अब उनको स्क्रीन का ही अनुभव है, खुशी का स्क्रीन के साथ ही अनुभव है, उसके अलावा का कोई अनुभव ही नहीं है, इसलिए बच्चा वो मांगता ही नहीं है। बट यदि आप अग्री करेंगे कि बच्चे के साथ खेलने के लिए और 3-4 बच्चे आ जाए, उनको गार्डन में छोड़ दो, मिट्टी पे छोड़ दो, पहाड़ पे छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो, गार्डन में छोड़ दो, मे बी गेम खेलने के लिए उनको छोड़ दो, तो उनको 3-4-5 घंटे तक मोबाइल नहीं, खाना भी याद नहीं आता, राइट? सो हम भी जब संडे को मैंने टीवी देखते थे, बट जो संडे को उत्तरायण होती थी और सुबह में 5 से लेकर रात के 12 बजे तक जब हम टेरेस पे जाते थे तो पतंग से जो खुशी मिलती थी वो टीवी से ज्यादा थी, तो हमने टीवी को छोड़ दिया। सो मेरा ये मानना है कि यू कैन नॉट रिमूव द स्क्रीन बट यू कैन रिप्लेस द स्क्रीन विद द अदर पॉजिटिव एंड हैप्पी थिंग्स। सो मैं कहूंगा कि बच्चे के साथ स्विमिंग करे, बच्चे के साथ वॉक पे जाए, बच्चे के साथ धमाल मस्ती करे, बच्चे के साथ तकिया फाइटिंग करे, बच्चे के साथ ड्राइंग करे, बच्चों को चुटकुले सुनाए, जोक सुनाए, स्टोरी सुनाए, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस बच्चे के साथ, बैडमिंटन से लेके कुछ भी, कि जहां पर उसको ऐसा लगे कि यार स्क्रीन पे 2 घंटे स्क्रोलिंग करना है ना, वो बोरिंग है। इससे ज्यादा मीनिंगफुल ये है, इससे ज्यादा पावरफुल ये है, इससे ज्यादा हैप्पीनेस वाला ये है। वो जब एक्सपीरियंस होगा ना तो धीरे धीरे स्क्रीन जो है वो खाली जब काम होगा, जब जरूरी होगा तभी यूज करेगा। मतलब स्क्रीन टाइम से जो उसको डोपामिन मिलता है, आप उसको वो डोपामिन देने के कोई नए अवसर बना दो, कोई नए तरीके खोज लो, कोई नई एक्टिविटी खोज लो, तो उसका खुद ही रुझान स्क्रीन से कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो लाइफ से। बहुत बढ़िया बात बोली सर। आज मैं देखता हूँ कि माँ बाप अपने काम करने के चक्कर में बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, फिर वो मोबाइल में लग जाता है, उनको लगता है कि चलो मेरा काम हो रहा है, पर वही फिर बाद में एडिक्टेड हो जाता है और फिर वो बोलते हैं कि स्क्रीन छोड़ता ही नहीं है। 100%। और उसके कारण 2 चीज हो गई, बताएं। एक तो स्क्रीन तो वो उसका एडिक्शन तो हो गया, बट उसके कारण ऑटिज्म है, ADHD है, स्पीच डिले है, ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ स्क्रीन बढ़ती जा रही है। बच्चे कम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम बातचीत कर रहे हैं, विजुअल ऑटिज्म बच्चों के अंदर डेवलप हो रहा है। ये सारी चीजें हद से ज्यादा स्क्रीन देखने के कारण हो रही है। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, एक रूल हम घर में बनाएं, 4/2/1। 4/2/1। 4 माने 4 घंटा बच्चे ने स्कूल पे गया, ट्यूशन पे गया, पढ़ाई किया, होमवर्क किया, 4 घंटा किया है, तो फिर 2 घंटा S, फर्स्ट S इज स्टडी, फिर 2 एंड दैट इज 2 hours ऑफ टाइम। S फॉर व्हाट, क्या होना चाहिए? स्पोर्ट्स। तो इंडोर एंड आउटडोर जो भी बच्चे को पसंद हो, 1-8 घंटा इंडोर, 1-8 घंटा आउटडोर, वैसे 2 घंटा स्पोर्ट्स कर ले। उसके बाद में आता है 1 S फॉर स्क्रीन। तो 4 घंटा पढ़ाई किया, 2 घंटा स्पोर्ट्स किया, उसके बाद में 1 घंटा बैठ के यदि वो कपिल शर्मा देख रहा है या कोई भी अच्छा प्रोग्राम उसको लग रहा है वो देख रहा है, कोई कार्टून देख रहा है, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ को या उसकी आंखों को नुकसान नहीं करेगा, राइट? उसकी जो सोशल स्किल है उसको डैमेज नहीं करेगा। वो अर्नड स्क्रीन होना चाहिए, माने वो गुलाब जामुन खिचड़ी के पहले नहीं होना चाहिए, डेजर्ट बिफोर डिनर नहीं होना चाहिए, आफ्टर डिनर होना चाहिए।
खिचड़ी खा ले उसके बाद में गुलाब जामुन खाएंगे तो अच्छी बात है, बट पहले खा लेंगे तो खिचड़ी खाने का मन नहीं करेगा। बहुत बढ़िया सर, और मैं इसको रेजोनेट भी करता हूँ। धमाल मस्ती में आपने ऐसी लर्निंग दी है जो सच में भारत के हर पेरेंट को पता होनी ही चाहिए। आप सब लोगों ने भी जो भी लर्निंग इस पॉडकास्ट से की है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि आपके भी कोई सवाल हैं और आप चाहते हैं कि मैं परीक्षित भाई को वापस बुलाऊं तो कमेंट बॉक्स में आके अपने सवाल लिखिए कि आपको क्या चैलेंज आते हैं पेरेंटिंग के दौरान, और हम परीक्षित भाई को एक बार और बुलाएंगे। तो परीक्षित भाई, बहुत आनंद आया, बहुत धमाल मस्ती से आपने, बहुत सादगी से, बोलते ना कि एकदम कॉमन तरीके से आपने अनकॉमन चैलेंजेस को अनफोल्ड कर दिया। थैंक यू वेरी मच।